हेलो दोस्तों, हम लोग आज के इस सेशन में मैथ के ऐसे चुनिंदा प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे जिन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने से अक्सर विद्यार्थी कतराते हैं। मैं जितना भी जो क्वेश्चन लाया हूं इस सेशन में दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जिससे हमें छांटने में बहुत ही ज़्यादा समय लगा। मैं दोस्तों जितना भी क्वेश्चन लाया हूँ वो लगभग अरिथमेटिक के हर एक चैप्टर से मैं लाया हूँ, और दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार है। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगे तो आप अंत में इस वीडियो को लाइक कीजिएगा व चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा ऐसे ऐसे चैनल ना जाने कितने यूट्यूब में भरे पड़े हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आप मुझ पर ट्रस्ट करें, ठीक है। देखिए, आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है। पहला क्वेश्चन है, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 5:4:3 के अनुपात में है। यदि सिक्कों का मूल्य 171 रुपया है तो हर प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है। दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन में इसका बेसिक सॉल्यूशन के साथ साथ मैं आपको एक स्मार्ट अप्रोच में बताऊंगा, जिससे आपको एग्जाम में उस अप्रोच को लगाना है। चलिए हम लोग पहले इसका जानते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, मैं जितना भी क्वेश्चन लाया हूं आप प्रयास कीजिएगा कि सबसे पहले वीडियो को पॉज करके मतलब ये प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का। आपसे कितना क्वेश्चन सॉल्यूशन होता है आप मेरा इस कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए कितने कितने के सिक्के हैं। 50 पैसे के दोस्तों सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं। इनके सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना मेरे भाई, तो 5:4:3 है ना। और टोटल रुपया में अगर बोला जाए तो कितना है, 171 रुपया। यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ टोटल पैसा में दिया हुआ है, तो हम क्यों ना इस रुपया को पैसा में कन्वर्ट कर लें। आप सभी को पता है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 171 रुपये में कितने पैसे होंगे, इंटू 100 कर देंगे, इतने पैसे टोटल होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ देखते हैं, अगर 50 पैसे के 5 कॉइन हो गए तो टोटल कितने पैसे होंगे, तो 25 250 पैसे होंगे। अगर 25 पैसे के 4 कॉइन है तो टोटल 100 पैसे होंगे। अगर 10 पैसे के 3 कॉइन है तो 30 पैसे होंगे। यहाँ पे दोस्तों टोटल कितने कॉइन हो रहे हैं, टोटल कितने पैसे हो रहे हैं, तो 250, 100, 350 और 300 दोस्तों 380 पैसे हो रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों कितने पैसे हैं, तो 171 इंटू 100 पैसे हैं। हम इस 171 इंटू 100 पैसे में से इस 380 में से अगर भाग देंगे तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता चल जाएगी। अगर आप दोस्तों देखिएगा ऑप्शन में, तो ऑप्शन के सारे ऑप्शन इंटीजर में, पूर्णांक में, मतलब हमें ये चीज़ यहाँ से कन्फर्म हो गया कि ये दोस्तों पूरी कटने वाला है। तो अब देखिए यहाँ पे 171 और 38 को देखते हुए मुझे याद आ गया कि ये कहीं ना कहीं 19 का ये मल्टीपल है। तो क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0, ठीक है। 19 दूनी 38, 19 9 171, 2 पंजे कितना आ गया 10, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई, 45। अब पूछ रहा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है। अगर हम इस 45 में 5 में अगर ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 पचे कितना होता है मेरे भाई, तो 4 पचे 200 और 25 225 पैसे हैं। 225 कॉइन है 50 पैसे के, है ना। और 45 चौक 180 कॉइन है 25 पैसे के, और 45 दिया 135 कॉइन है कितने के, 10 पैसे के। तो 225, 180 और 135 कॉइन हैं। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें आपका स्मार्ट सॉल्यूशन क्या है, आप इस क्वेश्चन को विदाउट बेसिक कॉन्सेप्ट से आप कैसे बना सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा दोस्तों। देखिए इसमें बता रहा है कि सिक्कों की संख्या 5:4:3 के अनुपात में। कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो 225 है ये 5 का मल्टीपल होगा। ये जो 180 है ये 204 का मल्टीपल होगा, और जो ये 135 है वो 3 का मल्टीपल होगा। हम क्यों ना इसके मल्टीपल को ढूंढ ले इसके ऑप्शन में। अगर हम दोस्तों जाते हैं ऑप्शन नंबर ए में, तो 200 है। देखिए 200 तो 5 का मल्टीपल है ही है, ठीक है। अगर हम जाते हैं 250, तो क्या 250 4 से कटेगा, 4 से दोस्तों कटने का रूल होता है कि अगर किसी भी संख्या का अंतिम 2 डिजिट अगर 4 से कटता है तो दोस्तों तो ये पूरे के पूरे संख्या 4 से कटेगा, विभाज्य होगा। तो दोस्तों 250 तो 4 से कटेगा ही नहीं, तो मेरा ऑप्शन नंबर ये नेगलेक्ट हो गया। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी तो खैर हमारा ऑप्शन ही है, जैसा कि मैंने अभी आपको सोल्यूशन करके बताया। देखिए यहाँ पे 225 5 का मल्टीपल है, 180 दोस्तों 4 का मल्टीपल है, और 3 का दोस्तों जो 135 है वो 3 का मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल का नियम क्या होता है कि अगर किसी भी संख्या का जोड़ अगर 3 से कट जाए तो दोस्तों पूरे के पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। ऐसा दोस्तों अगर आप आते हैं ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी 140 5 से विभाज्य हो रहा है, लेकिन 150 4 से विभाज्य नहीं हो रहा है, तो मेरा ऑप्शन नंबर सी भी नेगलेक्ट हो गया। अगर हम आते हैं ऑप्शन नंबर डी में, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी का 160
3 से विभाज्य नहीं हो रहा है। इस प्रकार से मेरा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी यूं ही नेगलेक्ट हो गया सिर्फ मल्टीपल का नियम देखकर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 सेकंड का समय लेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन धमाकेदार है, जहां आपकी तैयारी और भी ज़्यादा मजबूत होगी और आप मैथ में हमेशा 90% प्लस स्कोर कर लेंगे, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरे भाई। तो दूसरा क्वेश्चन है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 63, 77 और 98 को विभाजित किए जाने पर क्रमशः 3, 5 और 2 शेष बचते हैं। वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। देखिए अगर हम 63 में भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है 3। तो अभिष्ट संख्या कितना आ गया मेरे भाई, संख्या कितना होगा 60, है ना। अगर हम 77 में भाग देते हैं तो मेरा रिमाइंडर कितना बचता है 5। तो एग्जैक्ट संख्या क्या हो जाएगा 77 - 5 इक्वल टू कितना 72 हो जाएगा। अगर हम 98 से भाग देते हैं तो दोस्तों इसमें रिमाइंडर कितना बचता है 2, मतलब एग्जैक्ट दोस्तों संख्या कितना होगा तो 98 - 2 इक्वल टू 96। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब HCF पूछ रहा है कहीं ना कहीं कि 60, 72 और 96 का HCF क्या होगा। तो दोस्तों आपको नंबर को देखते हुए पता चल गया होगा कि 60, 72 और 96 का HCF होता है मेरे भाई 12। ऑप्शन में तो 12 आपको दिख ही नहीं रहा है, तो आपको जाना ऑप्शन के हिसाब से, है ना। तो आप दोस्तों देखेंगे कि अगर ऑप्शन नंबर सी 6 कहीं ना कहीं 12 का तो मल्टीपल है ना, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको दोस्तों कहीं पर भी मतलब कि कहीं कहीं ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चलना होगा। ऐसा नहीं कि जो आंसर आ गया उसी को बस आपको टिक आउट करते चला जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई कि किसी वर्ग की 2 आसन भुजाओं की लंबाइयों में क्रमशः 35% और 25% की वृद्धि की जाती है। वर्ग है, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर होता है। तो दोस्तों जहां भी एक संख्या का स्क्वायर होगा और वहां अगर किसी 2 भुजाओं को अगर बढ़ाया जाता होगा तो आप वहां पे समतुल्य बट्टा का समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं, से समतुल्य बट्टे के फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इसे पूरा कॉन्सेप्ट से बनाते चले जा रहे हैं। पहले मान के चलिए कि अगर एक भुजा 10 है, फिर एक और भुजा दोस्तों 10 ही है, क्योंकि वर्ग के सारे भुजा बराबर होते हैं। फिर आप उसका 35% बढ़ाओ, एक का फिर आप 25% बढ़ाओ, इस तरह से आप खतरे में पड़ जाओगे और सारे के सारे समय ले लेगा इसी क्वेश्चन को सोल्यूशन करने में। तो दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चन में अप्रोच करना है समतुल्य बट्टे का फार्मूला का। तो दोस्तों एक संख्या एक भुजा को बढ़ाया जा रहा है 35% और दूसरी भुजा को बढ़ाया जा रहा है 25%। तो बोल रहा है कि टोटल इसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट का बदलाव आएगा, ठीक है। तो कितने परसेंट का बदलाव आएगा, तो मेरे भाई समतुल्य बट्टा का फार्मूला होता है कि x + y + x × y = बट्टे में 100। ये मेरे भाई समतुल्य बट्टे का फार्मूला होता है। आप x मान लीजिए 35% को, ठीक है। तो 35 + 25 + 35 × 25 बट्टे में 100 होता है ना। कितना होता है मेरे भाई 35 और 25 60 होता है, प्लस 25 बचे 125 के 5 हाथ में 12, 25 दिए 75 और 12 87 और 2 अंक के बाद लगेगा तो कितना आ जाएगा 60 और 8 68.75, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हम लोग इस सेशन में लगभग रैपिड फायर सेशन के जैसा खेलेंगे, जहां आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। बिना टाइम गवाए हुए बहुत सारे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई परसेंटेज का क्वेश्चन है, चुनाव उम्मीदवार का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से बहुत सारे मेरे भाई होते हैं जो ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं इतना लंबा क्वेश्चन को देखकर ही, और दूसरी की क्वेश्चन ऐसा ज़्यादा दोस्तों पेचीदा भी होता है, तो ऐसे भी लोग छोड़ देते हैं। लेकिन देखिए हम लोग कैसे स्मार्ट अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। बोलते हैं एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मान्य वोटों का, मतलब कुल वैलिड वोटों का 75% के बराबर वोट मिल रहा है। एक दोस्तों कैंडिडेट है ए, उसको कुल मान्य वोटों का, मतलब दोस्तों जितने भी वोट जो डालते हैं उसमें से कई ऐसे वोट होते हैं जो इनवैलिड भी हो जाते हैं। जैसे अगर एक बैलेट पेपर है उसमें दोस्तों अगर 4 कैंडिडेट है, हो सकता है कि कोई ऐसे जो वोटर हो जो कैंडिडेट ए को भी दे दिया वोट, 2 को भी दे दिया वोट, 2 में मोहर लगा दिया, तो जो दोस्तों वैसे वोट इनवैलिड हो जाता है, अमान्य हो जाता है। तो बोलते हैं एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मान्य वोटों के 75% के बराबर वोट मिले हैं।
यदि कुल वोटों में से 15% वोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया है ना, और कुल वोटों की संख्या अगर 5,60,000 है, देखिए टोटल कितना है मेरे भाई, तो 5,60,000 मेरे भाई वोट है। इस 5,60,000 वोट में से 15% वोट अमान्य हो गए, तो कितने परसेंट वोट अमान्य हो गए, तो 85% वोट अमान्य हो गए। 85/100 इतने वोट दोस्तों अमान्य हो गए। और जो उम्मीदवार ए को वोट मिलता है कुल मान्य वोटों का, तो कुल मान्य वोटर तो मेरा ये आ गया है ना, इस मान्य वोटों का मात्र 75% मिलता है। मात्र नहीं है, अपने आप में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसी प्रकार तो जो उम्मीदवार ए है इस चुनाव में तो जीता, तो 75% मिला, मतलब 75/100। तो बोल रहा है दोस्तों ए के पक्ष में कितने वोट पड़े, तो ए के पक्ष में इतने परसेंट वोट पड़े, 75% कुल मान्य वोटों का। अब हम इसे काट पीट कर लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब 56 × 85 × 75, अब इसे आप गुना करते रहिए। क्या पॉसिबल है क्या? अगर हम इसका यूनिट डिजिट से जाएंगे तो 25 25 5 36 0। आप देखेंगे मेरे भाई के सारे ऑप्शन में आपको 0 दिखाई दे रहे हैं। तो आपको दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में पूरा बेवकूफ़ों के जैसा मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब करना क्या, देखिए आपको इसमें एक मल्टीपल ढूंढना है। अगर आप दोस्तों देखिएगा कि सारे के सारे ऑप्शन 5 का मल्टीपल है, और यहाँ पर दोस्तों 85 भी 5 का मल्टीपल है, 85 17 का भी मल्टीपल है। आप ऐसे में दोस्तों 17 का मल्टीपल का रूल भी चेक कर सकते हैं, जो कि थोड़ी सी टफ है। इससे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, जो आपको ये दिख रहा है 75, क्या ये 75 3 का मल्टीपल है कि नहीं? बिल्कुल 3 का मल्टीपल है। हम देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन 3 का मल्टीपल है। अगर हम आते हैं ऑप्शन नंबर ए में, तो दोस्तों कोई भी संख्या के अगर अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों पहला संख्या में आप 0 को नेगलेक्ट ही कर दीजिए, क्योंकि 0 को जोड़ने से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन में कितना है, तो 355, तो 3 + 5 + 5 कितना आ गया 13। क्या 13 3 से कटता है क्या? नहीं। ऑप्शन नंबर बी में अगर हम आते हैं तो 3 + 5 + 7 कितना आ जाएगा मेरे भाई 15। 15 बिल्कुल 3 का मल्टीपल है। हम ऐसे में देख लेंगे ऑप्शन सी, और ऑप्शन नंबर डी में भी देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या है, 3 5 और 6 कितना आ गया मेरे भाई, तो 3 5 8, 8 से 14, 14 भी 3 का मल्टीपल नहीं है। अगर हम आते हैं ऑप्शन नंबर डी में, क्या है मेरे भाई 3 5 8, 358 है ना, तो 3 + 5 8 और 8 16, 16 भी 3 का मल्टीपल है ही नहीं। तो इस प्रकार से मेरा क्या बच गया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे जो भाई होते हैं जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा सब समय गवा देते हैं। आपको दोस्तों समय गवाना ही नहीं है, क्योंकि आपको स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ अप्रोच करना है ऐसी सारी मैथों को, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसका बेसिक भी, कॉन्सेप्ट भी और स्मार्ट अप्रोच भी। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपमा ने एक पुस्तक 10% के लाभ पर बेची। यदि उसने इसे 20 रुपये ज़्यादा के मूल्य पर बेचा होता तो इसे 15% का लाभ होता। ऑलरेडी अनुपमा है उसे 10% के लाभ पर बेच दी है, मतलब 110% के लाभ, मतलब टोटल ये 110% पे बेची है। अगर वो 20 रुपया ज़्यादा में बेचती, अगर वो 20 रुपया ज़्यादा में बेचती तो उसे एक, मतलब ये 15% का लाभ होता, मतलब ये सामान कितना का होता, 115% का। हम देखेंगे दोस्तों इसमें प्रॉफिट में अंतर कितना का है, तो 110 और 115, मतलब 5 का अंतर है, 5% का अंतर है। और रुपये में कितना का अंतर है, 20 रुपये का अंतर है। तो पूछ रहा है कि पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कोई भी पुस्तक का क्रय मूल्य अपने आप में 100% होती है, तो अगर 5% का वैल्यू इतना है तो 100% का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, ये 20 गुना है, तो यहाँ भी कितना गुना होगा, 20 गुना, तो 20 20 से कितना हो जाएगा 400 रुपया। तो 400 रुपया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस सेशन को ज़रूर शेयर कीजिएगा जहाँ भी हो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अच्छा लग रहा हो तो। देखिए ये दोस्तों बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में बहुत सारे लोग फंसते हैं, लगता है कि क्वेश्चन ईजी है, लेकिन आपकी खटिया खड़ा कर सकती है। बोलते क्या कि एक व्यक्ति 16,800 रुपये में 18 खाट बेचकर 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। एक व्यक्ति है वो दोस्तों 16,800 रुपया में 18 खाट को बेचकर 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। तो बोलता है कि एक खाट का क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों टोटल एसपी कितना है, 16,800 रुपया। अच्छा कोई व्यक्ति बेचेगा कितना, जितना वो खरीदेगा। अगर वो 18 खाट को बेच रहा है तो खरीदा भी कितना होगा, 18 खाट खरीदा होगा।
अगर वो 18 खाट अगर बेच रहा है तो खरीदा भी कितना होगा, 18 खाट खरीदा होगा। लेकिन 18 खाट का जो विक्रय मूल्य है वो 18 खाट के क्रय मूल्य प्लस 3 और खाट के क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि 18 खाट का विक्रय मूल्य 21 खाट के क्रय मूल्य के बराबर है। और इसी 21 खाट के क्रय मूल्य का वैल्यू कितना दिया हुआ मेरे भाई, 16,800। हमें निकालना है एक खाट का क्रय मूल्य, तो बट्टे में कितना कर देंगे 21, कितना हो जाएगा भाई, यूनिट डिजिट से काटेंगे तो 1 अठी 8 मतलब 21 अठी 168, मतलब एक खाट का क्रय मूल्य कितना है, 800 रुपये। ठीक है दोस्तों, YouTube का यह क्लास ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ इजी क्वेश्चनों को लाया जाएगा। लोग ज़्यादा व्यूज़ के लिए इजी क्वेश्चनों को लाते हैं और आपके साथ खेलते हैं। आपको भी लगता है कि अगर वो 20 क्वेश्चन लाता है तो 15 क्वेश्चन आपसे सोल्यूशन हो जाता है, तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लगता है। लोग बोलते हैं कि इतना हार्ड नहीं आता है, देख लीजिए SSC GD में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों यह है पार्टनरशिप का क्वेश्चन। बोल रहा कि ABC ने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया और उसके निवेश के समय का अनुपात 4:5:6 है। देखिए 3 लोग हैं, 3 दोस्त हैं, A है, B है, C है। कितना कितना का निवेश किया, तो 2:3:5 के अनुपात में निवेश किया है। दोस्तों कोई भी व्यक्ति अगर निवेश करता है तो उसकी निवेश किया गया पूंजी और समय का गुणनफल ही उसकी प्रॉफिट की रेशियो होती है। ठीक है, अब देखिए A ने निवेश किया 2 के यूनिट में, B ने निवेश किया 3 के यूनिट में और C ने निवेश किया 5 के यूनिट में। और इसके दोस्तों समयों का अनुपात कितना है, ये दोस्तों 4 यूनिट के लिए, मतलब मान के चलिए दोस्तों 4 मंथ के लिए इसने अपने पूंजी को निवेशित किया है। B ने 5 मंथ के लिए और सही से मैं लिख देता हूँ, और C ने 6 मंथ के लिए। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो काट पीट कर देंगे, जो भी हो रहा होगा कर देंगे। 2 चौक 8, 5 तिये 15 और 5 छक 30। ये तो नहीं कट रहा है मेरे भाई, तो 8:15:30 के रेशियो में उन लोग का लाभ का अनुपात होगा। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं यहीं पे और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से। मैंने आपको पहले ही बताया कि दोस्तों ये एक ऐसा मैथ का सेशन है जहां से आपको अरिथमेटिक के हर एक चैप्टर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बोलते हैं कि A और B एक कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं, B और C उसी कार्य को 56 दिन में कर सकते हैं, जबकि C और A उसी कार्य को 70 दिन में कर सकते हैं। देखिए AB कितने दिन में कर सकते हैं, 40 दिन में, BC 56 दिन में और CA मेरे भाई 70 दिन में कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकालेंगे। टोटल यूनिट ऑफ वर्क हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे छोटा से छोटा संख्या निकालेंगे जो ये तीनों से कट जाए। तो मतलब 40, 56 और 70 का एलसीएम हमें निकालना होगा। तो 40, 70 और 56 का एलसीएम कितना होगा मेरे भाई, सबसे पहले काटते हैं 5 × 40, 5 × 14 = 70, 56 हो जाएगा। 7 से काटते हैं तो 8, 7 दूनी 14, 7 × 8 = 56। 2 से काटते हैं 2 चौक 8, 1, 2 चौक 8, 2 से काटते हैं मेरे भाई तो 2, 1, 2, फिर 2 से काटते हैं तो 1, 1 इधर हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 तो 56 पचे कितना आ जाएगा मेरे भाई, 56 पचे कितना आ जाएगा, तो 250 और 30 280 आ जाएगा, है ना, 280 आ जाएगा। टोटल यूनिट ऑफ वर्क 280 हो जाएगा। 70 से कितने बार में ये डिविजिबल है, तो 4 बार में डिविजिबल है। और ये 56 से कितने बार में है, तो 7 दूनी 14 दूनी 28 दूनी 56, मतलब ये 5 बार में डिविजिबल होगा। ठीक है, और ये 40 सत्ते मतलब दोस्तों 7 बार में डिविजिबल होगा। इसका मतलब दोस्तों यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि A और B दोनों की कार्य क्षमता कितना है, 7, B और C की कार्य क्षमता है 5 और C और A की कार्य क्षमता कितनी है, 4। अगर आप इसे फोड़ सको इंडिविजुअल कार्य क्षमता में तो आप इसे फोड़ दीजिए, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर बोला जाए कि AB, BC और CA ये दोस्तों 6 मिलकर कार्य करे तो टोटल काम कितने दिनों में ख़त्म होगा, क्या हो जाएगा, AB + BC + CA मिलकर कितने दिन में करेगा, तो 7, 5, 12, 4,
5 4 9 7 16, ठीक है। तो 4 चौक 16, 4 7 28, 70/4 मतलब 2 दूनी 4 और 2 35 से 70। मतलब दोस्तों अगर ए बी बी सी और सी ए सारे लोग अगर मिल के काम करें तो कार्य को कितने दिनों में किया जाएगा? 35/2 दिन में। यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर ए बी बी सी और सी ए ये छो मिलकर अगर कार्य को 35/2 दिन में करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर कार्य को इसके 2 गुने दिनों में करेंगे, 2 गुने दिनों में करेंगे। तो ये दोस्तों 2 से 2 कट गया, इससे मेरा यहाँ पे ज्ञात हो गया कि ए प्लस बी प्लस सी उसी कार्य को करने में 35 दिनों का समय लेंगे। बोल रहा कि सी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। अगर हम ए प्लस बी प्लस सी में अगर हम ए और बी के कार्यों को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो मेरा सी तो निकल ही जाएगा, ठीक है। देखिए अगर हम ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है? 35 दिन में। मैं सही से लिखता हूँ मेरे भाई, जल्दी जल्दी में। अगर हम ए प्लस बी प्लस सी में अगर हम ए बी के कार्यों के दिनों को अगर हम माइनस कर देंगे तो सी कितने दिन में कार्य करेंगे तो हमें तो ज्ञात हो जाएगा ना। तो ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है? 40 दिन में कर रहा है। एलसीएम ले लेंगे, 35 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 7 5 5 7 35 55 40 60 7 56 55 280, ठीक है। ये दोस्तों कितना बार में कटेगा? तो 40 7 बार में कटेगा और ये 35 8 5 40 8 3 24 4 28, ये दोस्तों 8 बार में कटेगा, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी की संयुक्त कार्य क्षमता 8 आ गया, जबकि ए प्लस बी की कार्य क्षमता 7 आ गया। मतलब सिर्फ सी की कार्य क्षमता कितनी है? 8 - 7 = 1। तो सी दोस्तों इस कार्य को करेगा 280/1 मतलब 280 दिनों में करेगा। तो 280 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चनों में जब ज़्यादा रहेगी तो बिल्कुल भी समय वहाँ पे नहीं लगेगा। दोस्तों देखिए कई सारा ऐसा जो क्वेश्चन वहाँ पे आता है जो आपसे 1 मिनट का भी समय ले लेता है, और कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसे सॉल्यूशन करने में आपको सेकंडों नहीं लगते। सेकंडों का मतलब 5 से 10 सेकंड में ही हो जाते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरबत के 2 मिश्रण है। एलिगेशन एंड मिक्सर से ही दोस्तों क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को गौर कीजिएगा ठीक से। शरबत के 2 मिश्रण है, पहले मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात 4:3 के अनुपात में। शरबत ए है, ठीक है, इसमें मान लेते हैं मेरे भाई एक पानी को W और शरबत को SC मान लेते हैं। कितने का अनुपात में? तो 4:3 के अनुपात में है। दूसरे मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात 3:2 के अनुपात में है। बोल रहा है कि अगर इन दोनों कंटेनरों में उपस्थित पानी और शरबत को अगर 1:2 के अनुपात में मिला दें तो जो एक नया कंटेनर बनेगा उस नए कंटेनर में पानी और शरबत की रेशियो क्या रहेगी, पानी और शरबत का अनुपात क्या रहेगा, ठीक है। अगर इन दोनों को 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए हम इसे निकाल लेंगे दोस्तों। पानी कितना है? तो 4, कितना में? 4 और 3 7 में। शरबत कितना मेरे भाई? तो शरबत 3, कितना में? 4 और 3 7 में। इसमें दोस्तों कंटेनर नंबर बी में पानी कितना है? 3, कितना में? 3 और 2 5 में। इसमें दोस्तों कंटेनर नंबर बी में शरबत कितना है? तो 2, कितना में? 2 और 3 5 में। इसे दोस्तों 1:2 के अनुपात में मिला दिया जाता है। आप इसे ऐसा नहीं कीजिएगा कि दोनों पानी और पानी को ले लिए, इन दोनों को जोड़ के गुना कर दिए 1, और यहाँ पे शरबत दोनों को ले लिए 3/7 और 2/5, और इसे दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई करें। ऐसा आप करेंगे तो आप फंस जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको यहाँ इंडिविजुअल संख्या से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है आप देखिए, बने रहिए सेशन में। सबसे पहले लेंगे हम वाटर, उसके बाद लेंगे दोस्तों शरबत, ठीक है। वाटर कितना है? 4/7 है। तो पहले कंटेनर से लिया गया वाटर को 1 के अनुपात में मिलाते हैं, मतलब गुना 1, प्लस दूसरे कंटेनर से लिया गया पानी को 2 के अनुपात में मिलाते हैं, मतलब 3/5 को मिलाएंगे
2 के अनुपात में। ठीक है। अब दोस्तों पहले कंटेनर से अगर लेते हैं शरबत, जो कितना है 3/7 है, इस 3/7 को कितना अनुपात में मिलाएंगे तो 1 के अनुपात में, फिर प्लस का साइन देंगे। और दूसरे कंटेनर में उपस्थित शरबत कितना है 2/5, इस 2/5 को मिलाएंगे 2 के रेशियो में मिलाएंगे। अब इसे हम सॉल्यूशन कर देंगे तो 4/7 प्लस 6/5 कितना आ जाएगा 4/7 प्लस 6/5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे भाई तो 3/7 प्लस 2 दूनी 4/5, क्या आ जाएगा 5 चौक 20 और 42 62/35 आ जाएगा यहाँ पे 62/35। और यहाँ पे मेरे भाई कितना आ जाएगा तो 5 तिया 15 और 28 43 कितना आ जाएगा 5 तिया 15 और 28 43, ठीक है 43/35। ये दोस्तों 35 से 35 गया, इसका फाइनल रेशियो क्या बच गया 62/43। तो 62/43 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यकीन मानिए मेरे भाई, अब ऐसे क्वेश्चनों को एग्जामिनर द्वारा बार बार दिया जा रहा है क्योंकि कंपटीशन बहुत अधिक है। अगर नहीं समझ में आ गया होगा तो इसे थोड़ा सा बैक स्किप कर लें। ये दोस्तों है आज का अंतिम क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट से पूछा गया SSAGD का क्वेश्चन है। बोल रहे कि 9.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर 6 साल के लिए निवेश किए गए धन पर अर्जित ब्याज कितना है 456 रुपया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मेरे भाई तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9.5%। कितना साल के लिए इसे लगाया गया तो 6 साल के लिए लगाया गया। आप सभी को पता है अगर क्वेश्चन साधारण ब्याज का हो तो 1 साल का रेट और जितने सालों के लिए इन्वेस्ट किया गया है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे फाइनल इंटरेस्ट का रेट हमें पता चल जाएगा, फाइनल रेट का हमें परसेंटेज पता हो जाएगा। तो दोस्तों अगर 9.5% के हिसाब से 6 वर्ष तक अगर कोई भी धन निवेशित रहा किसी के भी पास, तो टोटल मेरा 6 वर्ष के बाद परसेंटेज में कितना हमको धन मिलेगा तो 9 छक 54 6 25 30 यानी 57% ब्याज मिलेगा। इस 57% का वैल्यू दोस्तों दिया हुआ कितना 456 रुपया दिया हुआ है। पूछ रहा है कि टोटल ब्याज दोस्तों धन कितना निवेशित किया गया था, तो धन अपने आप में 100% निवेशित किया गया था तो 100% का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, हम इसे क्या करेंगे इंटू 100 बट्टे में क्या करेंगे 57 करेंगे। आप ऐसे क्वेश्चन आप दोस्तों देखिएगा यहाँ पे तो सारे के सारे ऑप्शन आपको इंटीजर में दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये दोस्तों पूरा का पूरी कट जाएगा। 57 को देखते ही मेरा दिमाग में ख्याल आता है कि ये दोस्तों 3 से कटेगा और 19 से कटेगा। हम क्यों ना इसे 19 से काट लें, 19 तिया 57 और यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा 19 दूनी 38 और 19 चौक 76, 3 8 24 कितना आ गया मेरे भाई 800 रुपया। मतलब जो व्यक्ति 800 रुपया का निवेश किया था 9.5% प्रति सालाना की दर से 6 वर्ष के लिए, तो इसको 800 पे 456 रुपये का ब्याज मिला, जबकि उसका मूलधन कितना लगा हुआ था तो 800 रुपये का मूलधन लगा हुआ था। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाई कि आपको समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से। दोस्तों आप मेरा इस चैनल के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत हुई, जहां आपको समझने में थोड़ी सी और भी ज़्यादा परेशानी हुई। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने जहां भी जो भी ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आप दोस्तों ज़रूर शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों आप सभी को पता है कि चैनल को देखकर आपको पता लग ही गया होगा कि ये चैनल मेरा न्यू है। ठीक है, तो दोस्तों आप भी मुझे ज़रूर सपोर्ट करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसी बातों के साथ इस वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।